Welcome everyone. I hope you all are doing well. So now I will discuss another perspective which is symbolic interactionist perspective. तो इस perspective में हम ये जानने की कोशिश करेंगे पहले कि कौन कौन लोगों ने काम किया है। तो इसमें काम किया है पहले नंबर पे मीड हैं, ब्लूमर हैं और उसके बाद आते हैं आपके कूले और गॉफमैन। तो इन चार लोगों को डिस्कस करेंगे हम सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव में, जिसमें आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे सबसे पहले मीड को और ब्लूमर को, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे इस पर्सपेक्टिव में। तो इनके बारे में जानना कंपलसरी है, इसलिए हम लोग शुरू करते हैं मीड से। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मीड का क्या है। तो मीड जो जब क्लासों में अपने क्लासेस लिया करते थे, उसमें पढ़ाते थे जब, तो इस शब्द का सबसे पहले उन्होंने अपनी क्लासेस के दौरान किया था। मीड ने सबसे पहले क्या किया था, जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द था, इसका यूज़ पढ़ाते समय अपनी क्लास में किया था। तो इसलिए इस शब्द के जो जनक माने जाते हैं इनफॉर्मल वे में, वो यही माने जाते हैं। लेकिन इसका जब तक ये इस पर काम करते या आगे कुछ करते, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जो उनके शिष्य थे ब्लूमर, उन्होंने इस शब्द को आगे बढ़ाया और अपने, क्योंकि टीचर थे, अपनी टीचर की उन्होंने बात को माना और उसको आगे बढ़ाने के लिए उस पर काम किया। तो आगे जो ये प्रतिबद्ध इसको किया, तो वो काम किसने किया, ब्लूमर ने किया। तो इसलिए जो ब्लूमर थे वो फॉर्मल जनक बने। तो अगर पूछता है औपचारिक जनक कौन है, तो है ब्लूमर, और अगर अनौपचारिक पूछता है तो वो है मीड। इसलिए मीड ने सबसे पहले इस शब्द का यूज़ किया, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का। तो जैसे कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो पर्सपेक्टिव है, वो मैंने पहले ही बताया था, एक माइक्रो पर्सपेक्टिव पे काम करता है और सेंटर में किसको रखता है, एक व्यक्ति को सेंटर में रखता है। जैसे इसके पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे संघर्षवाद या फिर वो प्रकारीवाद, तो वो लोग समाज को, संरचनात्मक प्रकारीवाद, तो वो लोग समाज को लेके चलते थे, समाज को सेंटर में रख के बात करते थे। लेकिन ये उसके अपोजिट हैं, ये लोग व्यक्ति को सेंटर में रख के उसके इर्द गिर्द बात करते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है, व्यक्ति को ध्यान में रखकर काम करते हैं। और दूसरी बात क्या है, ये लोग माइक्रो पर्सपेक्टिव पे काम करते हैं। तो इनकी जो सबसे पहले बुक आई थी वो थी माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, 1934 में आई थी, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप लोग नोट कर लें। ये इंपॉर्टेंट बुक है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, 1934 में। मैं हमेशा फोकस करती हूँ कि जो भी आप बुक लर्न करें वो ईयर के साथ लर्न करें, बिकॉज आजकल ईयर बहुत पूछा जाता है। तो 1934 ये इंपॉर्टेंट बुक है और फेमस बुक है, तो आप इसको लर्न कर लें। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या बताया। तो इन्होंने सबसे पहले सेल्फ के बारे में बात की, स्व को इन्होंने बताया कि जो हमारा स्व होता है वो किस तरह से होता है। तो जो स्व है उसको इन्होंने दो भागों में बांटा है, आई और मी में। आई मतलब मैं और जो मी है उसका मतलब मुझे। तो आई और मी में बांटा। और फिर आई को ये क्या मानते हैं, आई को मानते हैं कि ये बायोलॉजिकल है, मतलब ये जैविक है। आई को इन्होंने क्या कहा, जैविक स्व है। और जो मी था उसको क्या कहा इन्होंने, कि ये सामाजिक स्व है, सामाजिक स्व है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने इसलिए मेंशन कर दी कि आपको क्लियर हो जाए। आई को वो बायोलॉजिकल यानी जैविक स्व मानते हैं और जो मी है उसको सामाजिक स्व मानते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब हम आगे जानने की कोशिश करते हैं कि जो आई है उससे उनका क्या मतलब है। तो आई को मानते हैं वो व्यक्ति की एक विशिष्ट क्षमता है, एक ऐसी एबिलिटी है, क्वालिटी है या ऐसी क्षमता है जिसके बारे में वो सोचता है, किसी भी चीज़ के बारे में एनालिसिस करता है कि क्या है ये, कोई भी चीज़, ये उसकी खुद की क्षमता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो समाज ने बता दिया या जो समाज ने सोच लिया, ये व्यक्ति की खुद की क्षमता है, विशिष्ट क्षमता है, जिसमें वो किसी भी चीज़ के बारे में खुद सोचता है, खुद एनालिसिस करता है। और इसमें क्या होता है, मी कब होता है, तो ये जो खुद सोचता है, वो खुद एनालिसिस करता है, वो मी में कब बदलता है, जब वो कल्पना में पूर्वाभ्यास करता है, यानी वो कल्पना में सोचता है, इमेजिन करता है किसके बारे में, आउटसाइड जो बाहरी संसार है हमारा, आउटसाइड जो वर्ल्ड है उसके बारे में सोचता है कि ये कैसे है, वो कैसे है, ये है तो वो क्या है, वो है तो वो क्या, ऐसे करके जब वो एनालिसिस करता है बाहरी संसार के बारे में, तो क्या होता है, इसके और इसके, इन दोनों के बीच में क्या होता है, सेल्फ इंटरेक्शन होता है। मतलब स्वयं ही वो अंतःक्रिया कर लेता
है और इस तरह से वो क्या करता है कि मी का निर्धारण करता है, यानी मुझे का निर्धारण करता है, जो सामाजिक स्व है उसका निर्धारण करता है। तो हम अगर शॉर्टकट में इसको समझना चाहें तो जो आई होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड आंसर होता है। वाई? बिकॉज ये हम खुद सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, ये मेरा सोचना है, ये हो गया। और ये ऑर्गेनाइज आंसर है, इसलिए कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है उसके बारे में सोसाइटी सोचती है या सोसाइटी ऐसा मानती है, इसलिए हम उसको मानते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज्ड आंसर हो गया और आई अनऑर्गेनाइज्ड आंसर हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सेल्फ इंटरेक्शन है, यानी जो हमारी सेल्फ अंतःक्रिया है स्वयं की, वो क्या है, वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, तो अब हम यहाँ पे आपको डिफरेंस बता रहे हैं कि आई मी कैसे बनेगा, जैविक स्व क्या है और सामाजिक स्व क्या है। तो एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए वो है घर में लेटा है, अपना खेल रहा है, रो रहा है, कुछ भी कर रहा है। आप उसके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको डजेंट मैटर, वो कभी फील ही नहीं करता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये उसका जैविक स्व है, क्योंकि उसको बाहरी जगत से कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी करिए उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो क्या करता है, समाज से इंटरैक्ट करता है, सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही होती हैं उनको फील करता है, उनको एनालाइज करता है, सही गलत में वो समझता है कि क्या है। तो वो अपने आप से उसको इंटरेक्शन करता है और उसके बाद समझता है कि ये जो है इसका ये मतलब है, प्रतीकों के माध्यम से समझने की कोशिश करता है। कभी कभी आप देखिए कि बच्चे के सामने अगर हंसो तो वो भी हंसता है, अगर वो समझ पाता है कि इसका ये मतलब है, या रो तो वो रोने की एक्टिंग करता है। तो वो फिर प्रतीकों के माध्यम से धीरे धीरे चीज़ों को समझता है। तो ये इस टाइम में क्या होता है, आपस में सेल्फ इंटरेक्शन होता है, यानी स्वयं व्यक्ति की अंतःक्रिया होती है। और इससे क्या होता है, जब ये स्वयं अंतःक्रिया होती है तब इसी से सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण का निर्माण होता है। तो ये होता है हमारा आई से मी में ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह से हम आई को मी में बदलते हैं, और मी में तब बदलेंगे जब हम समाज से इंटरैक्ट करेंगे, समाज की चीज़ों को समझेंगे। तो इस तरह से हम आई को मी में बदलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके अलावा एक नीड और बात करते हैं आइडेंटिटी की। उनके अनुसार पहचान क्या है? तो पहचान के लिए तो आजकल हर इंसान परेशान है, उसका स्टेटस क्या है समाज में। अगर आप मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ तो मेरी पहचान क्या है, एक टीचर है। आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी पहचान एक स्टूडेंट है। आगे चल के फिर पहचान आपकी बदलेगी, आप मेहनत करेंगे, कोई IAS कोई IPS कुछ भी बनेगा, तो वो उसका स्टेटस होगा, वो उसकी पहचान होगी। तो पहचान वो होती है व्यक्ति की जो वो एनालाइज करता है कि समाज में मेरा क्या स्टेटस है या मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, वो उसकी आइडेंटिटी होती है, वो उसकी पहचान होती है। इसके अलावा वो कहते हैं समाज क्या है मीड के अकॉर्डिंग, तो वो कहते हैं समाज है एक संस्था और उसका संस्थागत व्यवहार, इन दोनों चीज़ों से मिलकर बनता है समाज। क्यों? जैसे मैंने पहले ही बताया, ऑर्गेनाइज्ड आंसर है। अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई किसी भी चीज़ का कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, तो फिर सोसाइटी भी नहीं है। सोसाइटी तो वही है ना जिसमें संस्था हो और संस्थागत व्यवहार हो। सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप बिहेवियर करिए तो समाज बना रहेगा। तो इस तरह से मीड के अकॉर्डिंग सोसाइटी ये है, संस्था और संस्थागत व्यवहार। तो इन दोनों की पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। अगर किसी डेफिनेशन में आपको ये दोनों हाईलाइट होते हैं तो वो मीड के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया रोल टेकिंग, जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रोल टेकिंग किसका कॉन्सेप्ट है। इट इज़ वेरी सिंपल, मीड का कॉन्सेप्ट है। लेकिन रोल टेकिंग होता क्या है वो आप जान लीजिए। रोल टेकिंग जैसे किसी भी व्यक्ति का आप रोल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले उस व्यक्ति के बारे में एनालिसिस करेंगे, पहले आप सेल्फ इंटरेक्शन करेंगे, अपने मन में सोचेंगे कि वो कैसा है, किस तरह से दिखता है, कैसे रहता है, तो वो चीज़ आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे, तब आप रोल टेकिंग भूमिका ग्रहण कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में इन्होंने बताया था एक विशिष्ट क्षमता है, उसमें सोचेंगे, फिर आप कल्पना में पूर्वाभ्यास करेंगे, उसके बाद सोशलाइजेशन हो जाएगा, या आपको सोच लेंगे कि हाँ जो जिस व्यक्ति का मुझे रोल करना है वो कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप राम का दिखाना चाहते हैं या किसी उसमें ड्रामा में पार्टिसिपेट करके, तो आप पहले सोचेंगे ना राम कैसे थे, फिर इमेजिनेशन करेंगे कि ऐसे थे, ये हमें चीज़ फॉलो करनी
करनी है तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है, तो फिर आप उसको फॉलो अप करेंगे। तो ये इस तरह से रोल टेकिंग आप करेंगे। ये हो गया हमारा रोल टेकिंग। इसके अलावा उन्होंने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है विशिष्टीकरण या महत्वपूर्ण अन्य, और दूसरा है सामान्यीकृत अन्य या फिर जनरलाइज्ड अदर। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है क्योंकि दोनों सेम ही लगते हैं, तो मैंने इसको सोचा है कि आपको एक ट्रिक से बताऊं। तो पहली बात तो विशिष्टीकृत और महत्वपूर्ण अन्य। महत्वपूर्ण से आप समझ सकते हैं इम्पॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे लिए फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबकी फैमिली। तो हम लोग फैमिली का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो फैमिली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हम फैमिली के मेम्बर हैं। आप एक स्कूल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप गवर्नमेंट का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए। तो हम फैमिली का लेते हैं, हम एक फैमिली के मेम्बर हैं और हमारी फैमिली हमारे लिए महत्वपूर्ण है या इम्पोर्टेंट है। फिर क्या होगा, जिस फैमिली के हम मेंबर हैं, जिसके सदस्य हैं, उसका सोशलाइजेशन में बहुत इम्पैक्ट रहता है। वाई? क्योंकि हम बचपन से साथ में रहे होते हैं, जैसा हमारे घर का माहौल होता है उसको हम अडॉप्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम सीख जाते हैं और सोशलाइजेशन में बहुत इम्पैक्ट होता है। तो क्योंकि हम उसके सदस्य होते हैं इसलिए उसका सोशलाइजेशन में बहुत इम्पैक्ट होता है। तो वो महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण है, विशिष्टीकृत है, इसीलिए हम इसको फैमिली के साथ रिलेट करके अंडरस्टैंड करेंगे तो हम नहीं भूलेंगे। विशिष्टीकृत या फिर महत्वपूर्ण अन्य में फैमिली हमारी आती है और ये होता है विशिष्टीकृत अन्य या महत्वपूर्ण। नेक्स्ट हम आते हैं जनरलाइज्ड अदर क्या होता है। तो सेम इसके अपोजिट हो जाएगा, जिसके हम सदस्य नहीं होते हैं लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत होता है, तो हम जनरलाइज्ड अदर या सामान्यीकृत अंग उसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी इंस्टीट्यूशन में या फिर कहीं जाते हैं तो उसके हम डायरेक्ट सदस्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है या कुछ ऐसे लोग हैं जिनका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, तो क्या हो गया, वहाँ पे जनरलाइज्ड अदर हो गया क्योंकि हम उसके सदस्य नहीं थे। तो आई होप आपको डिफरेंस आराम से समझ में आ गया होगा और आप भूलेंगे भी नहीं। नेक्स्ट हम आते हैं सिंबल। संकेत की बात सबसे पहले मीड ने ही की थी, तो अगर सिंबल के बारे में पूछा जाए सिंबल क्या है, तो सिंबल क्या होता है जानने की कोशिश करते हैं। सिंबल किसी भी चीज़ के बारे में एक सामाजिक सहमति होती है, किसी भी चीज़ का एक ऐसा प्रतिनिधित्व होता है कि अगर हम आपको बताएं फॉर एग्जांपल ये मार्कर कैसा है, तो इसका एक सिंबल है, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, हाँ मार्कर वैसा होता है, उसमें कैप होगा, इंक होगी और उसको ऐसे चलाएंगे तो ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, आपको पूरी इमेज क्रिएट हो जाए आपके माइंड में कि मार्कर मीन्स क्या है। तो किसी भी चीज़ का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो सिंबल का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ का वो संपूर्ण प्रतिनिधित्व करे और उस पर सामाजिक सहमति होनी चाहिए। सिंबल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है कि सामाजिक सहमति होनी चाहिए। अब उसको ये जो सिंबल है सामाजिक सहमति है, उसको मीड ने क्या बोला है, कन्वेंशनल जेस्चर बोला है। तो पूछ लेगा जो सिंबल है उसको मीड के अकॉर्डिंग मीड क्या कहते हैं, तो कन्वेंशनल जेस्चर उसको कहते हैं, आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मीड का एक फेमस कोटेशन है जो उन्होंने उसमें बोला है कि मनुष्य एक कमज़ोर प्राणी है। मीड के अकॉर्डिंग मनुष्य जो है वो एक कमज़ोर प्राणी है और उसको अपने सहयोग के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसी बात कौन करता है, मीड करते हैं कि मनुष्य यानी हम एक कमज़ोर प्राणी हैं और हमें अपने सहयोग के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है। तो ऐसी बात कौन करता है, मीड करते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि अभी तक ये कोटेशन नहीं पूछा गया किसी एग्ज़ाम में। आजकल क्या पूछ ले किसी को नहीं पता, इसलिए आप जो भी पढ़ें एक एक लाइन को दिमाग में बिठाते हुए चलें। तो ये कोटेशन अच्छा है, आप इसको ज़रूर याद करें। ये हो गया। उसके बाद आते हैं जो संकेत होता है। संकेत से क्या होता है, जैसे कोई भी एक तत्व है, किसी भी तत्व कोई किसी भी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं कि वो क्या है, तो उसमें आप सेल्फ इंटरेक्शन करेंगे और आंतरिकरण, फिर जो हम उसको समझ लेंगे कि ये क्या है, आंतरिकरण करके फिर एक ही अर्थ के प्रतीक हैं
वो हो जाता है संकेत। अब संकेत से मतलब आप समझ रहे होंगे, संकेत जैसे वो लगे होते हैं आपकी किसी भी चीज़ से समझ जाएं किस चीज़ का संकेत है, करना है ठीक है गुड, नहीं करना है बैड। छोटे बच्चे होते हैं उनको संकेत से समझाया जाता है दिस इज़ गुड दिस इज़ बैड, तो वो समझ जाते हैं संकेत के माध्यम से स्टार्टिंग में। तो संकेत का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ का जो सेल्फ आंतरीकरण होता है वो एक ही अर्थ देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से में है, अब ज़रूरी नहीं कि गुस्सा किस तरह से वो एक्सप्रेस करे, उसके कुछ संकेत होते हैं कि आप एनालाइज कर लें ये गुस्सा है। मान लीजिए उसने आंखें बना दी, लाल पीली कर ली खूब, आप डर गए कि ये तो बहुत क्रोधित है, या उसका कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है कि आपको लगा कि उसने आंखें घुमा के बात कर ली तो आपको लगा ये हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो समाज में विद्यमान होते हैं, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति समझ जाता है कि हमें अब आगे क्या करना है, तो उससे वो दूरी बना ले या फिर उसको मना ले, जो भी आपको करना है इस तरह से करके आप समझ सकते हैं। तो संकेत का सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो सेल्फ होता है व्यक्ति का वो संकेत ग्रहण करता है। व्यक्ति का संकेत जो सेल्फ होता है वो कोई भी संकेत होगा उसको ग्रहण करेगा। जब वो ग्रहण कर लेगा तो क्या होगा, फिर वो ये करेगा, कल्पना में पूर्वाभ्यास करेगा, उसके बाद क्या होगा, मी बन जाएगा, मुझे में डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से जो सौ होता है वो मी कैसे बनेगा, आई मी, जो आई है वो मी बनता है। उसके बीच में किसका सबसे बड़ा रोल होता है, संकेत का। ये संकेत ग्रहण करके ही वो सोशलाइजेशन करता है और मी में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं इन दोनों के बीच में जो ये इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंटरेक्शन, और इसके माध्यम से सोशलाइजेशन होता है, जो हमने ऊपर ही आपको डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो मीड थे, मीड ने समाज को क्या माना है, इन्होंने माना है समाज को समाज और स्व और समाज को इन्होंने अलग अलग माना है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेल्फ और सोसाइटी को अलग अलग कौन मानता है, तो वो मीड है। जैसे आप यहाँ बुक से ही इनकी देख सकते हैं, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। तो सेल्फ और सोसाइटी दोनों अलग अलग हैं, तो इनको दोनों को अलग अलग मानते हैं और कहते हैं इन दोनों से जो इंटरेक्शन होता है उससे क्या होगा, सोशलाइजेशन। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हम मीड के बारे में समझ चुके हैं, इनका क्या है, रोल टेकिंग है, जेस्चर की बात करते हैं, कन्वेंशनल जेस्चर की बात करते हैं, जनरलाइज्ड अदर की बात करते हैं, रोल टेकिंग की बात करते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने आई और मी की भी बात की है और स्व और समाज को अलग अलग माना है। और इन्होंने स्व में जो स्व से जो मी बनेगा उसमें संकेत ग्रहण का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। अब हम चलते हैं ब्लूमर की तरफ। ब्लूमर का बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए हमने इसी में आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि इनके ये स्टूडेंट रहे ब्लूमर, और जो ब्लूमर थे वो होमेंस से प्रभावित थे। तो कहीं अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि ब्लूमर किससे प्रभावित थे, तो कौन होगा, होमेंस से प्रभावित थे। होमेंस का काम तो एक्सचेंज थ्योरी पे था, उनसे प्रभावित थे। और जो होमेंस थे उनका था उद्दीपन प्रत्युत्तर का एक सिद्धांत था, उसमें इन्होंने थोड़ा संशोधन किया है। तो आपको याद करना होगा, उद्दीपन प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसका था, होमेंस का था। और उसमें एक वर्ड ब्लूमर ने जोड़ दिया, निर्वचन, क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन वर्ड है उसका मतलब होता है सेल्फ संकेत, स्वयं संकेत जो है, जो जिसकी बात मीड कर रहे थे, उसका मतलब ये है कि कोई भी संकेत आपके पास आया तो उसको आपका स्व संकेत है, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो आप समझ लें हाँ ठीक है गुस्सा नॉर्मल हो सकता है आप नहीं उसको एक्सेप्ट करें, आप और गुस्सा हो जाएं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। इसलिए निर्वचन का मतलब होता है स्व संकेत, और उसको आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरप्रिटेशन का बहुत बड़ा रोल है, तो इसीलिए ब्लूमर ने इस वर्ड को यूज़ किया है इसमें। और इन्होंने जो अपना कोटेशन दिया ब्लूमर ने, डायरेक्टली वो कहते हैं कि समाज और कुछ ना होकर बल्कि जो सिंबॉलिक इंटरैक्शन यानी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है। तो इनके शब्दों में सोसाइटी इज सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। तो अगर पूछता है कि इसके अकॉर्डिंग समाज प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है तो वो होंगे ब्लूमर। आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इन दोनों ने इस पे काम किया है,
आप ध्यान रखें कि जो मीड हैं उन्होंने स्व और समाज को अलग अलग माना है, जबकि जो ब्लूमर हैं वो सोसाइटी को सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म ही मानते हैं। और इन्होंने अपना वर्ड निर्वचन को ऐड किया है, ह्यूमन्स के जो सिद्धांत था उसमें संशोधन किया है, उद्दीपन प्रत्युत्तर के सिद्धांत में संशोधन करके उद्दीपन निर्वचन प्रत्युत्तर सिद्धांत दिया है, और ह्यूमन से प्रभावित होकर इन्होंने इंटरप्रिटेशन वर्ड यूज़ किया था। वैसे भी अगर आप एक वर्ड इंटरप्रिटेशन याद रखेंगे तो भी आपका सही हो जाएगा कि इस पे ब्लूमर ने काम किया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्लूमर प्रभावित किससे थे, तो ह्यूमन्स से थे। तो इनका बहुत छोटा काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इतना ही छोटा है। मीड का थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मीड से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप मीड को अच्छे से समझ लीजिए और जो भी इसमें से इम्पोर्टेंट लगे नोट्स बना लीजिए। फिर हम नेक्स्ट आपको बताएंगे, इसमें 2 लोग रह गए हैं, वो हैं गॉफमैन और कूले, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।